नमस्कार, आर एक्सप्रेस के खास और खास शख्सियत खास बातचीत में आपका स्वागत। आज हमारे साथ लाइव रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं कोविड-19 के दौरान किस तरह से लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से इन लोगों ने जो है जनता का जो मरीज आ रहे थे उनका इलाज कैसे कर रहे थे, कैसे घर वालों से भी एडजस्ट कर रहे, सारी चीजों को लेकर दुख दर्द जो आज हम वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह किससे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद रोहित जी। सर, सबसे पहला सवाल ये हम जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं, कोविड-19 के दौरान आप लोगों को सबसे बड़ी मुसीबतें क्या रही हैं, सामने क्या देखने को मिली थी? कोविड-19 के टाइम में सबसे बड़ी मुसीबत तो रही है कि अपने आप को कैसे आप सुरक्षित करोगे और साथ में काम भी करोगे और घर वालों को कैसे सुरक्षित करोगे। तो सबको मतलब पेशेंट का काम भी करना है आपको, अपने आप को भी सुरक्षित करना है और घर वालों को भी सुरक्षित करना है कि कोरोना अगर किसी से आपको मिला तो डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोरोना अगर डॉक्टर को मिल गया किसी से तो जाने या अनजाने एक डॉक्टर प्रतिदिन 40, 50, 100, 200 लोगों को फैलाएगा। तो इसलिए डॉक्टरों को अगर कोरोना कहीं से मिलता है सबसे ज़्यादा खतरनाक फैमिली के लिए तो है ही है, लेकिन पब्लिक के लिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अनजाने में वो किसी को कांटेक्ट में आ गया तो उससे वो कोरोना दे सकता है। इसलिए हम लोगों को दोनों को ध्यान रखना था, अपना भी ध्यान रखना था और आम जनता का भी ध्यान रखना था। तो उसके लिए बहुत सारे सरकार ने भी गाइडलाइन फिक्स करी थी कि आपको क्लिनिक में कैसे काम करना है और हम लोगों में ने भी अपने कुछ नियम बनाए कि हम लोगों को कैसे जो है काम करना है। उसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा, जिससे मोबाइल नंबर लोगों को मिले, व्हाट्सएप नंबर लोगों को पब्लिक में गए, तो लोगों ने अपने समस्याएं मोबाइल पे फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या मीडिया के द्वारा पूछी तो उनका भी मतलब बार-बार क्लिनिक ना आना पड़े, उनका भी मतलब उनकी समस्याओं को भी उसके द्वारा दूर किया गया। तो ये समस्या सबसे अगर मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हुई। अगर देखा जाए तो आप लोगों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया में कटाक्ष भी आप लोगों को लिए किया करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि कई आपने भी सोशल मीडिया में कई पोस्टें डाली हैं कि आप लोगों ने किस तरह से कोरोना काल में किस तरह से आप लोगों ने निर्वहन किया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन उन्हीं जो धरती के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं उनको लेके कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग कटाक्ष करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, जी। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम लोगों के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, ना मरीज़ के प्रति है, ना समाज के दूसरे व्यक्ति के प्रति। हमारे पास कोई आता है तो मेरे लिए केवल मरीज़ होता है। दूसरा ये है कि जो भी चिकित्सक गण इस स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, बेसिकली क्या है कि डॉक्टर भी तनाव में है। एक तो पेशेंट का तनाव है, दूसरा है कि कोरोना का स्ट्रेस, दिमाग पर भी स्ट्रेस है। तो कई बार डॉक्टर लोग भी जितने अच्छे से पहले मिलते थे, उतने अच्छे से अभी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये सभी ने कहा है कि कोरोना में 2 गज की दूरी ज़रूरी है। तो दूरी है और आपको कम टाइम के लिए मिलना है क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि अगर आप किसी कोरोना मरीज़ के कॉन्टैक्ट में 35 से 40 मिनट अगर कहीं रह लेते हैं या आधा घंटा रह लेते हैं, तो आपको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे जैसे सर्जरी में बहुत सुनाई पड़ा कोरोना फैलता है। क्यों फैलता है? उसके नियम गाइडलाइन बनाई गई कि 30 मिनट से कम की सर्जरी जो करेंगे, तो उसमें लोगों को कोरोना कम होगा। 30 मिनट से ज़्यादा आप सर्जरी करेंगे तो आपको चांसेस कोरोना होने के ज़्यादा होगा। तो विदेशों में या बड़े सेंटर में जो सर्जरी बड़ी होती थी, वहाँ 2-2 टीमें बनाई गई कि आधी टीम पहले कर लेगी, आधी टीम आधे घंटे करेगी, उसके बाद आधी टीम बाकी काम आधे घंटे करेगी। तो हमारा कॉन्टैक्ट टाइम कम हो गया। इससे लोगों में बहुत सारे मतलब ये भी रहा कि डॉक्टर अब समय नहीं देते हैं, अच्छे से देखते नहीं, हमें टच कम करना है, एक-दूसरे को टच कम, डॉक्टर भी मरीज़ को कम टच करे और मरीज़ भी डॉक्टर को कम टच करे। तो कई बार लोगों को इससे मतलब कम अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छे से नहीं देखा। दूसरा है एक समस्या ये आती है कि कई बार क्या होता है, पहले क्या था कि हम लोग मरीज़ देखते थे तो मरीज़ हर दूसरे दिन भी आता था, तीसरे दिन भी आता था। अभी एक समस्या हुई थी, कुछ लोग असंतुष्ट थे कि डॉक्टर साहब जो है आपने देखा और फिर दोबारा आए तो एक बार हुआ कि अटेंडेंट ने अ, सोशल मीडिया में किसी ने बड़ा कटाक्ष किया, तो उसकी बात में बताना ज़रूरी भी है कि हम लोगों ने एक नियम बनाया हुआ है इस समय वर्तमान में
कि हमें मरीज दिखाए, उसके बाद उसको रिपोर्ट दिखानी है, घर का कोई भी सदस्य आ जाए या हमारा व्हाट्सएप नंबर उसके पास है, हमारा मोबाइल नंबर उस पर है, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दे, उसको पूरा जवाब मिलेगा। कोई घर का आदमी आ जाए, हमारे पास आ जाए, हम उसको पूरा जवाब देंगे। मरीज को 2 कारणों से मना किया जा रहा है कि बार-बार क्लिनिक पे मरीज को बिना ज़रूरत के मत लेके आइए। चाहे उसने मुझे दिखाया है, पुराने पेशेंट भी हैं, कई बार उनको 1-1, 2-2 महीने पुराने पेशेंट, 6-6 महीने मरीज व्हाट्सएप पे, मोबाइल से अपने पर्चे भेज के अपनी दवाएँ पूछ रहे हैं, यही दवाई कंटिन्यू कर दें या फिर मतलब दिखाने आए। तो कई बार हम लोग कहते हैं अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मिर्गी के दौरा का मरीज है, जिसको जीवन भर दवाई खानी है। शुगर के पेशेंट तो कई बार उनका इलाज दूर से ही हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर आओगे भीड़ बढ़ेगी। एक तो आप पेशेंट हो और अगर किसी पेशेंट एक बीमारी से ग्रस्त है, आप ये देख रहे होंगे रोहित जी की कोरोना में उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनको पहले से कोई बीमारी है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप बार-बार अस्पताल आएँगे, आपको एक बीमारी है और साथ में कोरोना भी हो गया, तो आपकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी। यही बात समझाने के प्रयास किया जाता है और लोग उसको अदर वे में ले लेते हैं कि मतलब डॉक्टर साहब अरे मतलब ऐसे हो गए। तो हम लोग कहते हैं कि आप पेशेंट को मत ले आइए, आप आ जाइए, आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। अगर वास्तव में सीरियस है तो उसको लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको बार-बार ना लेके आएँ क्योंकि ये क्लिनिक पे 50 मरीज़ होते हैं और उनके साथ में 100 लोग और होते हैं। तो 150 लोगों के बीच में आप आते हैं और वहाँ पे कोई भी कोरोना का पेशेंट हो सकता है क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बाहर पे ट्रायज एरिया में स्क्रीनिंग होता है। कई बार मरीज़ क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को डॉक्टर साहब को मैं दिखा लूँ, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, बाहर कई बार अपनी असलियत नहीं बताते कि उन्हें खाँसी भी है, बुखार भी है। क्योंकि अगर वो ट्रायज एरिया में बता देंगे, तो ये नियम बना हुआ है कि उनको जिला अस्पताल भेज के पहले कोरोना की जाँच कराइए, उसके बाद डॉक्टर साहब देखेंगे। तो पब्लिक भी ये गलती करती है कई बार अनजाने में वो अपनी बात अपने आप को दिखाने के चक्कर में कि मतलब अरे मुझे तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं कह सकता मुझे कोरोना नहीं होगा। डॉक्टरों को हो रहा, जो पूरे प्रिकॉशन लेके मीडिया पर्सन को हो रहा, कितनी लोगों की जानें चली गई। तो ऐसा कोई ये ना सोचे कोरोना किसी को नहीं, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। तो वो अगर किसी को लक्षण है तो कृपया नहीं छुपाएँ और आजकल सरकार ने उपलब्ध करा दिया, आप देख रहे हैं जिला अस्पताल में कि कोरोना एंटीजन की जाँच, पीसीआर की जाँच रोज़ हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, कई जगह कैंप लगे हुए हैं, तो जाँच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक संदेश मेरा ये था कि जो लोग ये समझते हैं कि मतलब हम कोरोना ना कराएँ और मुझे तो कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत ही नहीं है। कोरोना कराने में नुकसान नहीं है क्योंकि अगर आप जो है कोरोना की जाँच करा लेंगे, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई समस्या ना हो। लेकिन ये हो सकता है कि आप 10 लोगों को फैला दें। अक्सर ये होता है एक कोरोना का मरीज़ 10 से 20 लोगों को फैलाता है। आप देखते होंगे कि घरों में जो लोग रह रहे हैं, एक घर में अगर कोरोना का मरीज़ निकला, तो उसके घर के 10 से 20 लोगों को कोरोना हो जाता है। उसमें कोई सीनियर है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई अस्थमा का पहले से मरीज़ है। अगर उसको कोरोना हो गया और उसको कोरोना अगर हो गया, तो उसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। वही लोग सफ़र कर रहे हैं जिनमें पहले से कोई बीमारी है। आप तो बच गए, आपने जाँच नहीं कराई, मैं तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं, मुझे हल्के ही लक्षण हैं, लेकिन आप फैला तो सकते हैं ना आप। तो ये बात समझानी पब्लिक को बहुत ज़रूरी है। जी, रोहित जी। सर अगर देखा जाए तो आप निजी क्लिनिक संचालक हैं, तो लॉकडाउन के दौरान और कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को भी आई हैं। तो किस तरह से आप लोगों ने अपने वर्करों का रहन-सहन कैसे उनका किया, अपने परिवार का और खुद का किस तरह से और पेशेंट जो आप लोगों के पेशेंट थे, लॉकडाउन के दौरान आप लोगों के पास नहीं आ पा रहे थे, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे आप लोग? ये एक जी, बात जानना चाह रहे हैं हम जो भी। जी, लॉकडाउन के दौरान हमारा तो मोबाइल हर जगह बँटा हुआ था। सरकार की तरफ से भी हमारा मोबाइल नंबर पब्लिकली बाँटा गया था। और हमारे जो पर्चे पे दोनों मोबाइल थे, वो हमारे घर में ही रहते थे। किसी मरीज़ को कोई ज़रूरत होती थी, तो हम लोग फ़ोन द्वारा उसकी बात सुन के, समझ के और उसके पर्चे को व्हाट्सएप पे मँगा लेते थे। व्हाट्सएप आज टेक्निकल बड़ा अच्छा हो गया है कि आप अगर पर्चा भेज देते हैं, अपनी समस्या भेज देते हैं और कई बार क्या होता है मरीज़ों ने अपने वीडियो भी बना के भेजे कि मुझे ये समस्या हो रही है, अपना वीडियो बना के भेजा, उनकी बात को सुन के उनको निःशुल्क उस समय हम लोगों ने सेवाएँ दी, जिस समय लॉकडाउन था। रही बात कर्मचारियों को तो कर्मचारियों को हम लोगों ने अपने पास जो भी पैसा था कि उनको कोई दिक्कत ना हो, खाने की दिक्कत ना हो, रहने की ना दिक्कत हो क्योंकि 1.5-2 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। उस समय जी, जो जी, जी। कर्मचारी जिनकी
कम तनख्वाह रहती है, जिनका तनख्वाह के भरोसे ही जीवन यापन चलता रहता है, अगर उनकी आप मदद बुरे वक्त में नहीं करोगे तो वो आपके साथ मतलब कैसे अच्छे से आगे काम कर पाए। तो उनको भी ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि हम उनके साथ हैं, सुख दुख में हम उनके भी साथ हैं, तो वो हमारे भी साथ रहेंगे। और ऐसे मरीजों के लिए हमेशा था कि हमारे घर में तो मेरे घर में ये बात है, स्टाफ तो घर चला जाता है, क्लिनिक बंद हो जाती है, स्टाफ घर चला जाता है, और हमारे पिताजी जो घर के जो क्लिनिक का फ़ोन है वो रखे रहते हैं अपने पास। उनके पास दिन में 30 से फ़ोन, 40 से फ़ोन, 45 से फ़ोन आते हैं और वो बहुत प्यार से बात करते हैं, उनको बात करना अच्छा लगता है। मतलब ऐजे मतलब उनको बड़ा अच्छा, हम लोग तो कई बार डॉक्टर है, जब इतने फ़ोन आते हैं, कई बार आदमी स्ट्रेस में हो जाता है कि हम इतना काम करके आए, कितनी बात करें। और वो बात कर किया करते थे और वो लोगों को समझाया करते थे कि आप लोग चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल खुल जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब से ये दवाई हम पूछ लेते हैं, ये आप लेके जो है खा लीजिएगा। तो इस तरह हम लोगों ने काफ़ी समय इससे काम किया। दूसरा है कि घर वालों से प्रोटेक्शन की बात जैसे भी कर रहे थे, तो रोहित जी हम लोग जो है ना कि जैसे घर से निकलते हैं, आजकल क्लिनिक हम लोगों ने एक ही बार कर दी है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जनरली क्लिनिक का टाइम हो गया। कोशिश करते हैं कि टाइम से आके बैठ जाएं। वहां पर अगर 2 पेशेंट है, 3 पेशेंट है, उनको देखना शुरू करें, क्योंकि पेशेंट की जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग को संभाल पाना बहुत कठिन काम है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ मीडिया के बंधु, बहुत सारे लोगों ने कई क्लिनिक्स की फोटो भी खींची। हो जाता है, क्योंकि पब्लिक क्या है कि आप देख रहे होंगे कि उनको आप समझाइए, लोग मानते नहीं है, तो उनको झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आप कितना लड़ोगे। तो उसका तरीका यही कि हम समय से बैठ जाएं, भीड़ ही नहीं इकट्ठा होने दें। अगर भीड़ नहीं इकट्ठा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह घर से नहा कर निकलते हैं, एक ड्रेस अलग पहन, जो ड्रेस रहती है क्लिनिक की वो पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं और कैप पहनते हैं। ये पहनने के बाद क्लिनिक का काम करते हैं। उसके बाद घर जाते हैं। घर में एक रूम हम लोगों ने आइसोलेशन रूम बना रखा है, चेंजिंग रूम कह लीजिए। उस रूम में जाते हैं, वहीं पे सारे कपड़े चेंज करते हैं और उन कपड़े को जैसे हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल में लेते हैं कि अगर कोरोना का मरीज आपके घर में है, तो जो आप कपड़े पहनेंगे, जो कोरोना का पेशेंट कपड़े पहनता है, उस कपड़े की धुलाई पर डे सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% सोल्यूशन में होनी चाहिए। तो हम लोग ये मानते हुए कांटेक्ट में आए कि नहीं आए, ये पता नहीं रहता है, तो हम लोग अपने प्रतिदिन के सारे कपड़े एक बाल्टी में, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का लिक्विड डालते हैं, पानी डालते हैं, गर्म पानी, और सारे कपड़े उसमें रख दिए जाते हैं आधे घंटे के लिए। फिर वो पर डे धुले जाते हैं। उसके बाद हम लोग नहाते हैं और फिर हम लोग घर में अंदर प्रवेश कर, उस रूम्स के बाद घर में प्रवेश करते हैं, जिससे हम लोग कम से कम अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख सकें। जी रोहित जी। सर, आप जनपद के अच्छे फिजिशियन में आपका नाम आता है और प्रेजेंट टाइम में अगर बात कीजिए तो वायरल की भी बहुत समस्याएं हैं। लोगों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, तो इनको मतलब इनकी क्या पहचान है कि उनको वायरल फीवर है या फिर कोरोना है? क्योंकि दोनों के सिम्टम लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। उनकी पहचान जी किस तरह होती है, वो दर्शकों को बताइए। जी, सबसे बहुत अच्छा सवाल है, वर्तमान में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाक बुखार का नाम सुनते ही डॉक्टर भी डर जा रहा है और जिसको बुखार है वो भी डर जा रहा है और घरवाला भी डर जा रहा है। और बुखार हो गया, जुकाम हो गया साथ में, तो कहीं कोरोना तो नहीं है। ज़रा-सी एक छींक आती है तो लोग कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया में बड़ा मज़ाक भी चल रहा है कि कहीं वो तो नहीं, कहीं कोरोना तो नहीं। तो बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ है। प्रोफेसर के अग्रवाल दिल्ली के हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था एक बार कि अगर मान लीजिए आपको बुखार के साथ में जुकाम है, बुखार के साथ में अगर जुकाम है, तो 90% संभावना ये है कि ये कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना में जुकाम बहुत रेयर है। 3 से 4% केसेस में ही जुकाम मिलता है। अगर कोरोना के साथ में आपको जुकाम है तो सिंपल वायरल बुखार जुकाम वाला हो सकता है, या स्वाइन फ्लू, अगर उसमें भी सांस फूले तो स्वाइन, आजकल स्वाइन फ्लू का सीजन भी है, ये स्वाइन फ्लू का भी सीजन है, तो वो फ्लू वाला भी हो सकता है। कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में बुखार अगर आएगा, बहुत लोगों को तो लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जिनको बुखार के लक्षण आते हैं वो जीवन भर याद रखेंगे कि बुखार होता कैसा है, क्योंकि उसमें 102 डिग्री के नीचे जनरली बुखार नहीं आता है कई दिनों तक। गले में खराश बहुत होती है, खांसी होती है,
सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। कई बार आजकल सोशल मीडिया में बड़ा टेस्ट खराब हो जाता है कि कई लोग कहते हैं कोई आपके यहाँ मिलने आए तो गुड़ दे दीजिए, अगर गुड़ का टेस्ट पसंद आए तो समझिए कोरोना नहीं है। ये सब बातें अलग हैं, लेकिन ये लक्षण आते हैं। कोरोना में तेज बुखार आएगा, वीकनेस होगी, खांसी होगी, टेस्ट चला जाएगा, स्मेल चला जाता है और वीकनेस, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो सांस की दिक्कत ज्यादा होती है। कॉमन फ्लू में मेनली जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी दोनों में हो सकती है। लेकिन कोरोना में कई बार ड्राई कफ ज्यादा होता है कि लगता है गले में फंसा हुआ कुछ निकल नहीं पाएगा। और जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उस सब में बलगम वाली खांसी हो सकती है। तीसरा यही टाइम है मलेरिया और डेंगू का भी। अब बुखार आ गया और अगर आपको खांसी नहीं है तो, और तेज बुखार आ रहा है, तो ये समय सीजन मलेरिया का भी है। मलेरिया में बुखार प्रतिदिन नहीं आता है। अधिकतर लोगों को बुखार 12 घंटे के अंतर पे, 24 घंटे के अंतर पे या 48 घंटे के अंतर पे होता है। कई बार आज बुखार आया, फिर एक दिन नहीं आया, फिर एक दिन बाद आया। यही सीजन डेंगू का भी है। तो डेंगू का मच्छर जो है इसी टाइम काटता है, क्योंकि सबको बचना है, इस समय डेंगू भी होता है। तो डेंगू में बुखार बहुत तेज होता है और प्रतिदिन आ सकता है। बुखार रोज आ सकता है और बुखार तेज आएगा और बदन दर्द बहुत होता है, बाद में धब्बे पड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग रिवाइज करने की डेंगू में लोग भूल जाते हैं। डेंगू में कई बार दाने पड़ जाते हैं कहीं पे, नाक से खून आ सकता है, पेशाब से खून आ सकता है। ये सब डेंगू बुखार के लक्षण होते हैं। रोहित, एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता दें हम इस समय जब बात हो रही है कि जी डेंगू बिल्कुल। और मलेरिया में आजकल जब डेंगू होता है तो इतना खतरनाक हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। डेंगू मलेरिया में अंतर यह है कि जो मलेरिया का मच्छर है वो उसने एक बार किसी को काट लिया और मलेरिया के कीटाणु मच्छर के अंदर है, तो एक दिन में हो सकता है वो एक ही आदमी को काटे, या हो सकता है 12 घंटे में 2 लोगों को काटे, क्योंकि वो हीट जो है केवल दिन में मैक्सिमम 2 बार करता है जो मलेरिया का मच्छर होगा। तो वो हो सकता है 24 घंटे में किसी को 2 ही बार काटे। लेकिन डेंगू का मच्छर ऐसा होता है जो 6 से 7 बार फीड करता है। तो एक ही मच्छर 6-7 लोगों को काट सकता है। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि एक घर में कई बार मलेरिया का एक मरीज मिला, लेकिन हो सकता है उस घर में और मलेरिया का मरीज नहीं मिला। लेकिन डेंगू का मरीज कई बार होता है एक घर में 4 से 6 लोगों को डेंगू हो गए, क्योंकि अगर एक मच्छर एक दिन भर में 3-4 लोगों को काट सकता है। तो इसलिए हम लोग को इस समय सावधानी बहुत जरूरी है। तो इस समय ये भी कहा जाता है कि हम लोग कपड़े जो है पूरी बांह के पहने। तो आप पहने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरी बांह कपड़े पहने और नीचे भी पूरा पैंट पहने, क्योंकि जो इस समय डेंगू का सीजन है, तो मच्छर जो काटता है अक्सर शाम के टाइम काटता है, और जो पार्ट खुले होते हैं उसमें काटने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोग को एक चीज याद रखनी है कि अगर जुकाम है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल वायरल बुखार और जुकाम हो सकता है। लेकिन अगर आपको जुकाम नहीं है, बुखार है, गले में खराश है, खांसी है, सांस की दिक्कत है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, बिल्कुल ना छुपाएं। क्योंकि डेंगू अगर शुरुआती स्टेज, कोरोना अगर शुरुआती स्टेज में है तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप जितना लेट करेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। क्योंकि वर्तमान में कोरोना की कुछ मेडिसिन भी आ गई हैं, थोड़ी महंगी हैं, लेकिन मेडिसिन भी आ गई हैं। अगर उनको समय से हम लोग उपयोग करना शुरू कर दें तो फिर उतना खतरा कम होता जाएगा। जी रोहित जी। सर आप लोग बड़ी सेफ्टी में रहते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन आपके ही कई डॉक्टर ऐसे हैं, चाहे अगर जिला अस्पताल के डॉक्टर सलीम की बात कर ली जाए, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो काफी आप लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, बचाव भी अपना करना पड़ता है, क्योंकि मरीज कहाँ से आ रहा, क्या उसको कोरोना है या नहीं, कई चीजें ऐसी है जो आप लोग देखते हैं। तो आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर प्रेजेंट टाइम में उनको वायरल फीवर है, कोरोना नहीं है, तो उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे शख्स हैं कि वो मार्केट नहीं जाते या डॉक्टरों के पास सलाह लेने नहीं जाते। उनको एक मन में भय होता है कि जांच कराएं कि कोरोना पॉजिटिव न निकल आए, तो काफी मन में उनके भय रहता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या मेडिसिन यूज करनी है और किस तरह से सलाह लेनी है उनको? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बुखार किसी भी टाइप का है तो हम लोगों को जो बहुत तेज दवाइयाँ होती हैं पुराने जमाने में, हमने ब्रूफेन खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया, इन दवाओं का उपयोग इस सीजन में कम से कम नहीं करना है। क्योंकि किस बुखार में आपका प्लेटलेट कम है, तो ये सब कई बार प्लेटलेट की कमी में नुकसान करती है। तो सिंपल दवाई सबसे अच्छी दवाई है पैरासीटामॉल। तो जनरली
किसी को बुखार है, पैरासिटामोल, क्रोसिन, कैलपाल किसी भी नाम से मिल जाएगी, सबसे पहले उसका उपयोग करना है। ज्यादा बुखार हो रहा है तो हाथ पैरों में कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और जुकाम की पुराने जमाने में दवाइयाँ सेडजिन आया करती थी, लियोसेडजिन आया करती थी, ये दवाएं हमें यूज करनी है। विटामिन सी और जिंक इस समय यूज करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और वो हमारी इम्यूनिटी जुकाम में भी कारगर है, वायरल बुखार किसी भी तरह का होगा उसमें कारगर है। और जो कोरोना भी अगर हो रहा है किसी को, तो विटामिन सी और जिंक का बहुत ज्यादा उपयोग है। दूसरा है, एक चीज और बताना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी दवा आई हुई है, आम जनता के लिए नहीं, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टरों को तो पता है, लेकिन जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए है कि एक दवा होती है आइवरमेक्टिन, कि उसको हम कोरोना की प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं। तो उसकी डोजिंग बहुत सिंपल है, आइवरमेक्टिन नाम से कहीं भी मिल जाएगी, 12 mg की आती है। पहले दिन खानी है, 7वें दिन खानी है, फिर 30 दिन पे खानी है। 3 टैबलेट ले लें, पहले दिन खा लें, 7वें दिन खा लें, 30 दिन पे खा लेंगे, तो अगर कभी कांटेक्ट में आते हैं तो उनको कोरोना से नुकसान होने की संभावना कम होगी। जी, और दूसरा ये है कि रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर बुखार किसी भी तरह का है तो हम लोग रेस्ट करें, सिंपल पैरासिटामोल खाएं। कोई जो हो जाए दिक्कत तो डॉक्टर को दिखा दें, नहीं तो घर पे आराम करके भी और अपने ताकत की चीजें लेकर भी ये सिंपल वायरल बुखार ठीक हो जाते हैं। जी रोहित। सर लगातार देखा जा रहा है कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप अपने जो मरीज हैं या फिर जो भी दर्शक है हमारे, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं एक डॉक्टर के नाते? जी, सबसे बड़ी अपील यही है कि आप लोग कोरोना को हल्के में ना लें। लोग कोरोना का सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, हर जगह बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं तो उन लोगों से ये कहता हूँ कि आप कोरोना का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। जिस दिन कोरोना ने आपका मजाक उड़ा दिया, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, देखिए कोरोना क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। 60% लोग ऐसे हैं जो एल1 हॉस्पिटल जाते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, घर पे रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि सब कुछ वही है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग L2 हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और सांस का लेवल किस तरह से फूलता है और किस तरह से वो फेफड़े को इन्वॉल्व करता है, तो वो उनसे पूछिए, उनको मालूम है कि कोरोना कितनी बड़ी चीज है। मेरे एक मित्र है, मैं एक बात, मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, उनको कोरोना हुआ और डॉक्टर की आप बीती ये थी कि, कि दोस्त ये कोरोना किसी और को ना हो, मतलब उनका ये था। उन्हें 9 दिन तक उनकी बुखार, उनका 9 दिन तक बुखार नहीं गया। दिन में 4-4 बार जो है पैरासिटामोल के इंजेक्शन लगते थे, दवा चलती थी, 9 दिन तक उनका बुखार नहीं गया। 9 दिन के, और सांस की हालत ये थी कि अगर बेड पे वो करवट लेते थे तो उनका ऑक्सीजन 90-80 के नीचे चला आता था। तो उस समय उनको इतना डिस्कम्फर्ट होता था कि डॉक्टर को अगर दर्द, मतलब डॉक्टर को कितना दर्द हो रहा होगा कि सांस जरा सा आप मूवमेंट करिए बेड पे, सांस फूलने लग रही है। तो अगर वो बढ़ता जाए, समय से नहीं ट्रीटमेंट होता, तो फिर शायद मतलब क्या हो जाता कुछ पता नहीं था। उनका स्टेटमेंट था कि यार सबकी दुआएं थी, मैं बच गया, लेकिन जिस तरह से कोरोना मुझे परेशान किया था, लग रहा था कि हम सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जो लोग हल्के में ले रहे हैं, कोरोना कुछ नहीं है, हो सकता है कि आपको हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जिनको हो रहा है, अगर अगर ज्यादा इन्फेक्ट कर गया तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तीसरी बात ये, जो लोग L3 तक पहुंच जाते हैं, L2 L1 पहुंचा पेशेंट, वो ठीक है, L2 पहुंचा, उसमें इलाज अच्छा हुआ, रिकवर कर जाता है। लेकिन जो पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच जा रहे हैं L3 हॉस्पिटल में, उसमें से अधिकतर की मार्टेलिटी हो रही है, उसमें से बहुत कम लोग वापस आ पा रहे हैं। तो इसलिए कोरोना से सबसे ज्यादा जरूरी है बचाव, कि हम लोग घर से निकलें, हाथ धुल के निकलें, बाहर निकलते हैं अगर हमें मौका मिलता है सैनिटाइजर रखे रहें, उसका उपयोग करें। वापस घर आए तो हम लोग हाथ मुंह जरूर धुलें, और अपने, कई बार क्या होता है, अपने हम पैर का ध्यान, इस, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस सीजन में अगर हम लोग जूतों के तलुओं को घर आकर जरूर धुल लें, कि कई बार हम लोग कहाँ से आ रहे हैं,
तो कई बार क्या पता नहीं होता, अस्पताल में चले गए, वहां से घूम के आ रहे हैं, किसी ने छींक रखा है, थूक रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान में समझाना आसान नहीं है, कोई कहीं भी कुछ कर देता है। तो अगर आप पैरों में लेके चले जाते हैं तो कई बार घर में चला जाता है। तो बाहर से आए तो हम लोग हाथ मुंह के साथ में हाथ पैर भी धुलें, और अगर चप्पल है नीचे का सोल है उसको भी वॉश आउट करें। मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। मास्क का उपयोग जरूरी इसलिए है कि अगर दो लोग आमने सामने खड़े हैं और किसी एक को कोरोना है तो उसको दूसरे को फैलाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मतलब 60% 70% तक हो सकती है। अगर एक आदमी ने मास्क, आपने मास्क पहन रखा है, दूसरे ने मास्क नहीं पहन रखा है, तब भी वो ना फैलने की संभावना, मतलब आपकी सुरक्षा कम से कम 70-80% बढ़ जाएगी। आपको 70-80% चांसेस होगा कि अगर सामने वाले ने मास्क नहीं भी पहना है तो भी आपको कोरोना होने की बिल्कुल सर, जिस ना हिसाब से होने की देखा जा रहा है संभावना लगातार जो बढ़ है, जाएगी। बिल्कुल जी, लगातार सर देखा और जा रहा अगर है लोग जो दोनों है ने मास्क मास्क का पहना उपयोग हुआ कम है। कर रहे हैं, 2 गज की दूरी। जी जी जी, जी जी चलिए सभी, जी हाँ, जिस हिसाब से डॉक्टर साहब भी सबसे अपील कर रहे हैं और राइवली एक्सप्रेस के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ कि सभी लोग मास्क का उपयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी जरूर रखें। धन्यवाद।